चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया था कल, करते हैं इसे सॉल्व। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे दो स्प्रिंग से ये एंड पे कनेक्टेड है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब अगर इसको स्मॉल थीटा से हम डिस्प्लेस कराते हैं तो जो एसएचएम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। तो हमने थीटा से यहाँ इसको डिस्प्लेस कर दिया इक्विलिब्रियम से, सपोज इधर ऐसे थीटा, तो यहाँ पे भी ऐसे थीटा से इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो जब थीटा से डिस्प्लेस किया तो ये जो है स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग एक्स कंप्रेस्ड हो जाएगी और ये वाली स्प्रिंग भी एक्स कंप्रेस्ड हो जाएगी। तो फोर्सेस कैसे लगेंगे, जब अगर ये एक्स कंप्रेस्ड हो गई स्प्रिंग तो इस पर फोर्स इधर लगेगा के एक्स, और इस वाली स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड हो जाएगी तो इस पर फोर्स लगेगा इधर के एक्स। इस तरीके से फोर्सेस लगेंगे इस पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एम जी कहाँ लगेगा? एम जी बीचों बीच लगेगा, जहाँ पे ये हिंज्ड है एक तरीके से, है ना। और हमें हिंज के अबाउट ही टॉर्क लिखना है, तो एम जी यहाँ लगेगा। तो इस बार एम जी का टॉर्क तो कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा हिंज के अबाउट वो कितना आएगा, देखो टॉर्क अबाउट हिंज बराबर, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना लेते हैं ताकि आसानी से हम लिख पाए। टॉर्क इधर बना देते हैं। सो कुछ ऐसा, सपोज ये रॉड है और इस पर दो फोर्सेस, एक इधर लग रहा है के एक्स और एक इधर लग रहा है के एक्स, है ना। और ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक। अब हमें टॉर्क लिखना है तो के एक्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो के एक्स का कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये वाला, यहाँ पे भी ये वाला कंपोनेंट काम का है। थीटा देख लो जरा एक बार, तो यहाँ पे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये के एक्स कॉस थीटा और ये भी हो गया के एक्स कॉस थीटा, राइट। ओके, तो टॉर्क कितना आ गया? टॉर्क आ गया के एक्स कॉस थीटा, के एक्स कॉस थीटा कितनी डिस्टेंस पर लगा है, एल बाई टू। टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल है ना, तो एल बाई टू, क्योंकि अपन हिंज के अबाउट लिख रहे हैं टॉर्क, हिंज हिंज से डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू प्लस के एक्स कॉस थीटा एल बाई टू, क्योंकि दो लग रहे हैं ना, एक तो इस इधर वाले की वजह से। तो हिंज से डिस्टेंस कितनी है, ये एल बाई टू, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू, ऐसा। तो यहाँ से टॉर्क आया 2 kx cos थीटा एल बाई टू, 2 से 2 गया, तो टॉर्क आया kx cos थीटा एल बाई टू। हम जानते हैं यहाँ पे कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो cos थीटा कितना हो गया, 1। तो ये हो गया टॉर्क अबाउट हिंज बराबर के एल बाई टू इंटू एक्स। लेकिन ये काम तो नहीं बना, क्योंकि टॉर्क है तो थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये तो एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो हमें कुछ यहाँ पे तिकड़म लगानी पड़ेगी और एक्स को थीटा के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेंगे। हम जानते हैं ये वाली लेंथ एक्स है और ये वाली लेंथ है एल बाई टू, तो यहाँ से हम ये 90 डिग्री ये थीटा, तो वापस से टेन थीटा लिख लेते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो एल एक्स अपॉन एल बाई टू, एक्स अपॉन एल बाई टू, राइट। तो टेन थीटा थीटा के बराबर है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो ये आ गया 2x अपॉन एल। तो बेसिकली x को हमें रिप्लेस करना है, तो x बराबर कितना मिल गया, थीटा एल बाई टू। ओके, तो यहाँ पे x को हम रिप्लेस कर देंगे और ये आ जाएगा टॉर्क अबाउट हिंज के एल बाई टू, एक्स की जगह थीटा एल बाई टू। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे इस 2 से ये 2 को काट दिया था, लेकिन यहाँ पे 2 काटता रह गया, तो यहाँ एल है केवल, और अब मैं थीटा की जगह इसको रिप्लेस कर दिया, ये आ गया, राइट। तो थीटा नेट कितना आ गया फाइनली,
थीटा अबाउट हिंज कितना आ गया है, के एल स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा। अभी फाइनल आंसर नहीं है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी इसको आई अल्फा के बराबर करेंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा के एल स्क्वायर बाई 2 आई थीटा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू रखनी है, चलो यहाँ से हमें आंसर तो मिल गया, चलो एटलीस्ट। तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ के एल स्क्वायर अपॉन 2 आई, और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा के टर्म में है, यस ओमेगा के टर्म में, बताइए। भाई ओमेगा बराबर अपन लिख सकते हैं ना 2 पाई एफ, तो एफ बराबर कैसे लिखोगे आप, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 1/2 पाई अंडर रूट के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो आई लिखना है मुझे, आई किसके अबाउट लिखना है, हिंज के अबाउट लिखना है, हिंज के अबाउट आई लिखना है मुझे, ठीक है। तो ये रॉड है जिसमें हिंज इसका मिडिल पॉइंट है, तो आई हो जाएगा इसका एम एल स्क्वायर बाई 12, तो लिखूंगा 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाई 12। सो फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ मैं, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/2 पाई अंडर रूट, देखो यहाँ से 2 6 हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर किया तो 6 ऊपर गया, ये बन गया 6 के अपॉन एम, ये आंसर आया, ठीक है। ये जेई में आया हुआ सवाल था, कितना सिंपल सवाल है। एनी डाउट, कोई डाउट तो पूछो। अभी तक हम दो पेंडुलम देख चुके हैं, सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम। ओके, सो ये है टॉर्शनल पेंडुलम। ये कैसे करता है ऐसे हम देखना ध्यान से, तो इसमें अभी तक आपने क्या देखा है कि जो सिंपल पेंडुलम था वो ऐसे ऐसे बांधे हुए रहता है, ऐसे ऐसे करता है, कंपाउंड पेंडुलम में भी ऐसे ऐसे करता है ना, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, इसको ऐसे घुमाते हैं ऐसे। सपोज आपने एक धागे से किसी ऐसे एक डिस्क को इस तरीके से बांध दिया है, अरेंज कर दिया है, और फिर आप इस डिस्क को ऐसे घुमाओ ऐसे, तो क्या होगा यहाँ पे जो ये वायर है वो भी ऐसे घूम जाएगा, फिर आप ऐसे उसको छोड़ दोगे तो ये फिर वापस से इधर की साइड घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे करता रहेगा। ये होता है टॉर्शनल पेंडुलम। ओके, तो इस तरीके से इसका एसएचएम होता है, इधर कभी इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरीके से। ये इसका इक्विलिब्रियम है जब ये कोई भी मोशन नहीं कर रहा है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, इसको थीटा ट्विस्ट करा के, इसको थीटा एंगल ट्विस्ट करा के और छोड़ देंगे। जैसे सपोज ये इसका भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ से हमने इसको थीटा ट्विस्ट करा दिया इस तरीके से, सपोज हमने इसको ऐसे थीटा ट्विस्ट करा दिया, तो ये थीटा क्या कहलाता है, ट्विस्टिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट, है ना। तो उन्होंने जिसको थीटा एंगल ट्विस्ट कराया तो इसमें टॉर्क आया, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल, थीटा के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ माइनस सी थीटा। तो जैसे वहां पे के कांस्टेंट होता था, यहाँ इस कांस्टेंट को अपन सी से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि एक डिफरेंशिएशन हो जाए कि हाँ भाई के है एंगुलर पेंडुलम का, एंगुलर एसएचएम का, और ये सी है टॉर्शनल पेंडुलम का कांस्टेंट की सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा उस टॉर्क को हम थीटा के प्रोपोर्शनल में लाएंगे, तो उसके साथ में जो होगा वो टॉर्शनल कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाई ओमेगा हर बार की तरह, भाई जैसे वहां तथा वैसे यहाँ आएगा। यहाँ पे भी आप टॉर्क को आई अल्फा के टर्म में लिखोगे, आई अल्फा ये हो जाएगा सी अपॉन आई इंटू थीटा। तो यहाँ पे भी ये जो ओमेगा है इस इक्वेशन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी अपॉन आई। ओके, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा आई अपॉन सी, इस तरीके से। ये टॉर्शनल पेंडुलम है, करते हैं इसका क्वेश्चन, बट ये टॉर्शनल पेंडुलम बस सिंपल है, कोई खास नहीं है ना। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट,
एंड यहाँ पे टॉर्क, ये टॉर्क क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो उसको वापस उसी पोजीशन में ले आए, इनिशियल पोजीशन में ले आए। ठीक है, ऐसा ये टॉर्शनल पेंडुलम। ठीक, इसका क्वेश्चन करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्क है जो इस तरीके से टॉर्शनल पेंडुलम बना रही है। जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड मास 200 ग्राम है, और ये सीलिंग से इस तरह से टंगी हुई है। और काम कीजिए, इसका टाइम पीरियड 0.20 सेकंड दिया हुआ है। इसको थीटा एंगल ऐसे रिलीज करके छोड़ दिया है। तो इसका जो एंगल ऑफ, सॉरी, इसका जो कांस्टेंट है, टॉर्शनल कांस्टेंट, यानी कि सी आपको बताना है। सी को क्या बोलते हैं अपन? टॉर्शनल कांस्टेंट। ये सी, ये बताना है। तो बड़ा ही आसान है, देखो फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट I/c। टाइम पीरियड कितना है? 0.20 बराबर 2 पाई अंडर रूट I। अब आई हमें निकालना है, आई साइड में निकाल लेते हैं। डिस्क के लिए जो इसके सेंटर के परपेंडिकुलर एक्सिस पे हिंज्ड है, उसका आई mr²/2 होगा। मास है 200 ग्राम, इसलिए किलो में चेंज करेंगे, इंटू r², 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई 2। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो आई आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी से, कितना रहा है आई? 25 इंटू 10⁻5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यही आ रहा है। बस अब इस आई को हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलो यहाँ पे I/c ही रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? c, तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड और थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। स्क्वायर करके अरेंज करते हैं तो यहाँ पे c बराबर कितना आ जाएगा? c बराबर आ जाएगा 4 पाई² इंटू आई डिवाइडेड बाय 0.2, यानी कि टाइम पीरियड का होल स्क्वायर, राइट? ये आएगा। अब यहाँ पे आप 4 की जगह 4 रखो, पाई² को लगभग हम 10 लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 25 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 0.2 का होल स्क्वायर, ये कितना है? 0.04। सॉल्व करो इसको। ये आ रहा है c इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻², राइट? दिस इज द आंसर। सिंपल ही है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो इस तरीके से आपने सीखा, ये पेंडुलम भी हो गए। तो अभी हमारा जो एसएचएम में मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है वो कंप्लीट हो गया। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं तो एसएचएम का पार्ट ही, बट वो एसएचएम को कनेक्ट करता है वेव से, वेव यानी तरंगों से। ठीक है, अब हम, अगला टॉपिक है हमारा सुपर पोजिशन ऑफ 2 एसएचएम। सुपर पोजिशन का मतलब है कि 2 एसएचएम को जोड़ना। व्हेन 2 एसएचएम, जैसे अब देखो, जैसे एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, दूसरा पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, दोनों की इक्वेशन है, दोनों की इक्वेशन को मिला दिया, सुपर इम्पोज कर दिया, तो जो नई एसएचएम की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? रिजल्टिंग मोशन ऑफ जो एसएचएम होगा वो क्या होगा? उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। तो बेसिकली ये उसमें इतना ज्यादा काम नहीं आएगा। अब आप सोचोगे सर एक पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल को उस पर रख दोगे तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि अब नया मतलब, तो ये काम कहाँ पे आएगा? वेव्स में काम आएगा। ऐसा होता है, देखो जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से एक वेव चलते हुए आ रही है, यहाँ से एक वेव चलते हुए आ रही है। अब ये जो नया पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है, वो अब किस, जैसे आपको तरंगों के बारे में भी बता ही दूं, थोड़ा आगे पढ़ना ही है हमें। तो तरंगे बेसिकली क्या होती है, वेव्स क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पर एसएचएम करते हैं। क्या करते हैं? पार्टिकल एसएचएम करते हैं। अब जो होता है ना, मतलब तरंगों में एक पार्टिकल तो होता नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं, राइट?
ठीक है। अब सपोज जैसे मैं भी एग्जांपल ले रहा था आपको कि यहाँ से सपोज एक वेव आ रही है, यानी कि यहाँ के पार्टिकल अपनी जगह पर एसएचएम करते हुए आ रहे हैं और यहाँ के पार्टिकल भी अपनी जगह पर एसएचएम करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये जो पार्टिकल है अब ये इसका एसएचएम क्या होगा, इसका मोशन क्या होगा, यही है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। मतलब इधर से जो वेव आ रही है, सपोज ये वाला पार्टिकल है, वो इधर से जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे उसका एसएचएम इस पार्टिकल को मिला, ये अपनी जगह पर एसएचएम करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई वेव आ रही है तो यहाँ का जो पार्टिकल है वो भी वही एसएचएम करेगा, जो इधर से वेव आ रही है इधर का एसएचएम, इधर के पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं वही एसएचएम ये करेगा। लेकिन अब इधर से भी आ रही है वेव, इधर से भी आ रही है, तो इस पार्टिकल के पास अब दो दो वेव आके मिल रही है, मतलब दो एसएचएम आके मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये पार्टिकल किस एसएचएम से, मतलब कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसकी नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब, उसका इनिशियल फेज क्या होगा, वही इक्वेशन होती है एसएचएम की। तो अब ये जो नया ये जो पार्टिकल है इसके पास दो दो एसएचएम आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, अभी इसका रिजल्टेंट एसएचएम क्या होगा बेसिकली, ठीक है, ये कहलाएगा सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे हम वेव्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल ये सीख लेते हैं कि इसको करते कैसे, है ना। इसका जो असली मतलब है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी हम कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं कि दो एसएचएम को जोड़ते कैसे हैं। ओके, सो सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। यहाँ पे मैंने टू एसएचएम लिखा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो या दो से अधिक एसएचएम भी एक पार्टिकल पर आ सकते हैं और उनको वो सुपर इम्पोज हो सकते हैं। लेकिन अभी हम दो को सीखेंगे, फिर आगे तो आप अपने एग्जाम्पल करा दूंगा कि ऐसे जोड़ते हैं ना, दो से ज्यादा होते हैं तो, ठीक। बट अभी हम दो का करना सीखते हैं, दो को अच्छी तरह से समझ में आएंगे, समझ में आ जाएगा दो का सुपर पोजिशन, तो फिर आगे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तीन का, चार का, पांच का, ठीक। चलिए, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है व्हेन टू एसएचएम आर अलोंग सेम लाइन, मतलब दो एसएचएम या तो एक्स के अलोंग हो रहे हैं, जैसे इक्वेशन एक्स बराबर समथिंग समथिंग है, एक्स वन पहले एसएचएम की इक्वेशन, दूसरे एसएचएम की इक्वेशन भी एक्स समथिंग समथिंग है। मतलब जो पार्टिकल वाइब्रेशन हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो एक्स के अलोंग ही हो रहे हैं या वाई के अलोंग हो रहे हैं, मतलब हो सकता है यहाँ पे वाई वन बराबर समथिंग समथिंग हो, वाई टू बराबर समथिंग समथिंग हो, मतलब सेम लाइन के अलोंग हो रहे हैं, राइट। करते हैं। तो सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में फर्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन टू एसएचएम्स आर अलोंग सेम लाइन, और उसमें भी जब दोनों ही एसएचएम की फ्रीक्वेंसी सेम हो। सपोज एग्जांपल हम लें तो x1 बराबर, मतलब जो एक एसएचएम की इक्वेशन है वो ये है, x1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ एन एसएचएम। x2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है, कोई इनिशियल फेज है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों ही सेम लाइन में एसएचएम कर रहे हैं, एक्स में ही एसएचएम कर रहे हैं, और उनका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो यहाँ पे भी है। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर हम लिख सकते हैं ना 2 पाई एफ लिख सकते हैं, है ना। तो मतलब अगर इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, राइट। अब इनको हमें सुपर इम्पोज करना है। अब इनको सुपर इम्पोज कैसे करें, सुपर इम्पोज का मतलब इन्हें जोड़ना है। तो जोड़ते कैसे, सुपर इम्पोज कैसे होते हैं, तो सुपर इम्पोज प्रिंसिपल कहता है कि जब दो एसएचएम को सुपर इम्पोज किया जाता है तो बेसिकली वेक्टर समेशन हो जाता है उनका। वेक्टर समेशन होता है मतलब कि जो एक्स इक्विवेलेंट होगा वो कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2। सिंपल, कोई और मतलब कुछ भी और कुछ कोई भी अलग इसमें कोई नाटकबाजी नहीं है, सिंपल। एक्स इक्विवेलेंट जो होगा, मतलब जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा, जो सुपर इम्पोज एसएचएम होगा, जो फाइनल एसएचएम होगा, रिजल्टेंट एसएचएम की जो इक्वेशन होगी वो सिंपल क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा जुड़ जाएंगे, चाहे उनका उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, चाहे अलग हो, चाहे वो अलग अलग लाइन पे एसएचएम कर रहे हो, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल हमेशा ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो मतलब जो एक्स इक्विवेलेंट है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 की जगह आप रख दोगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम। ये रिजल्टिंग एसएचएम की इक्वेशन है। लेकिन अब आप देखोगे कि ये तो थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, ये वाला टर्म अलग है, फिर प्लस है, ये वाला टर्म अलग है, तो मैं ये तो पता ही नहीं लगा पा रही कि जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा, जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, राइट, उसका इनिशियल फेज क्या होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
ये A1 तो इस वाले एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, ये A2 इस वाले एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। जो रिजल्टेंट एसएचएम होगा, आपने बोल तो दिया कि रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन है, पर कोई किसी ने हमसे एम्पलीट्यूड पूछ लिया, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है एम्पलीट्यूड क्या होगा, अलग अलग आ रहा है यहाँ तो बेसिकली आपको यहाँ क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है। अब जोड़ते कैसे हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है इक्वेशंस को जोड़ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जोड़ना, बस वैसे ही समेशन करना है इसका, है ना। तो आप जानते हो कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को समेशन किया जाता है तो थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, थोड़ा इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लंबा चौड़ा आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी, तो फिर इनका फाइनल आंसर आएगा। लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा इसी फॉर्मेट में आएगा। किस फॉर्मेट में आएगा देखना ध्यान से, जो फाइनल आंसर आएगा इस चीज का, अब ध्यान से देखना क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन ले रखी है। अब कंडीशन आ जाती है यहाँ पे कि जब दो एसएचएम सेम लाइन में है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, जैसा कि यहाँ है, ये ऐसा मिलेगा आपको, है ना। तो इस केस में आपको हमेशा एक फाइनल आंसर जो आएगा वो एक बढ़िया आंसर आएगा। और किस टर्म में आएगा वो आंसर, वो इस टर्म में आएगा, एक्स इक्विवेलेंट बराबर ए इक्विवेलेंट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये फाइनल आंसर हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें ए इक्विवेलेंट क्या है क्या नहीं है, वो सब मैं बताऊंगा आपको कि ए इक्विवेलेंट क्या है ना, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो सब हम अभी सीखेंगे। बट जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल इक्वेशन आएगी, वो इसी टर्म में आएगी। तो यहाँ से आप अगर इस टर्म में इक्वेशन आ जाती है तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ठीक है, कि जो ये किसकी इक्वेशन हो गई, रिजल्टिंग एसएचएम की। जो दोनों एसएचएम को जोड़ के हमने नया एसएचएम बनाया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम, फाइनल एसएचएम, इक्विवेलेंट एसएचएम, ठीक है। ठीक है, और ये जो ए इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जो रिजल्टिंग एसएचएम है, मतलब किसी पार्टिकल पर हमने ये दोनों इक्वेशन थोप दी, सुपर इम्पोज मतलब थोपना, मतलब कोई पार्टिकल है उसमें हमने ये वाली एसएचएम की इक्वेशन भी थोप दी और ये वाली इक्वेशन भी थोप दी। तो अब ये पार्टिकल है, कोई इसके दो टुकड़े तो हो नहीं जाएंगे कि आधा टुकड़ा तो इस वाले एसएचएम से वाइब्रेट करेगा और आधा एसएचएम, आधा मतलब आधा टुकड़ा इस वाले एसएचएम से वाइब्रेट करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगी, दोनों जुड़ के एक नई इक्वेशन बना देंगी, और जो पार्टिकल है अब वो इस ए इक्विवेलेंट से वाइब्रेट करेगा। समझ में आई बात। तो मतलब जो ये ए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसमें, फाइनल एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। फाइनल एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। बाकी सारी चीज सेम है, साइन ओमेगा तो वही है, जिस फ्रीक्वेंसी के हमने दो एसएचएम जोड़े हैं फाइनल फ्रीक्वेंसी किसी मिलेगी। बट ये अल्फा, भाई हमने जो एसएचएम जोड़े थे इसका इनिशियल फेज 0 डिग्री था, इसका इनिशियल फेज 5 था कुछ, पर जो रिजल्टिंग एसएचएम आया उसका इनिशियल फेज तो कुछ अलग ही हो गया। हाँ बिल्कुल, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल फेज ऑफ द रिजल्टिंग एसएचएम। राइट, ऐसा। अब ये इक्विवेलेंट कैसे निकालना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो दो मेथड है बेसिकली इस इक्वेशन को फाइंड करने वाले, इनको जोड़ने के दो मेथड है। एक मेथड तो मैथमेटिकल मेथड है, और एक मेथड है अपना सिंपल फिजिक्स वाला मेथड, उससे हम बहुत आसानी से जोड़ देंगे। अगर आपको वेक्टर समेशन करना आता है, जो कि आप सभी को आता है वेक्टर सम करना, तो उससे हम इसको बहुत आसानी से जोड़ के और ये फाइनल इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम है, ये बात आपको याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जिस फ्रीक्वेंसी के दो एसएचएम हमने सुपर इम्पोज किए हैं, फाइनल एसएचएम रिजल्टेंट एसएचएम की फ्रीक्वेंसी सेम ही आएगी। राइट, तो मैं लिख देता हूँ सेम फ्रीक्वेंसी। तो हमने जो एसएचएम दो एसएचएम को ऐड किया है, सुपर इम्पोज किया है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और जो आंसर आया है उसकी फ्रीक्वेंसी भी उसके बराबर ही आई है, ठीक। अब मैं इसको जोड़ना सिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूँ, करिए। तो यहाँ पे दो एसएचएम की इक्वेशन दी गई है, जिसको सुपर इम्पोज किया गया है ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे सुपर इम्पोज किया है, तो नए एसएचएम से वाइब्रेट करेगा, नए एसएचएम से वो वाइब्रेट करेगा, लेकिन टी बराबर 0 पर उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बस इतना पूछा है। तो कैसे करेंगे इसे, देखो करने का कितना आसान तरीका है। हमें क्या पूछा है, टी बराबर 0 पर, तो मतलब जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल इक्वेशन होगी एसएचएम की, वो निकालनी पड़ेगी पहले। फाइनल इक्वेशन क्या होगी, x1 प्लस x2,
ठीक है, बिल्कुल x1 प्लस x2 की। तो x1 क्या है, x1 है 2 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 6, 2 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 6 प्लस 4 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 2। लेकिन अभी जोड़ना तो हमने सीखा ही नहीं है, तो इसमें जरूरत भी नहीं है जोड़ने की। क्यों, हमें तो कब निकालना है, t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब t बराबर 0 पर हमें x इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, t बराबर 0 पर x इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। समझ में आई बात आपको। तो t बराबर 0 पर x इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन में t बराबर 0 रखने पर, इक्वेशन में जैसे t बराबर हमने 0 रखा, तो अब x इक्विवेलेंट की इक्वेशन क्या होगी बताओ। यहाँ पे 0 पुट किया तो ये टर्म गया, यहाँ पे 0 पुट किया तो ये टर्म गया, ये t है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 साइन पाई बाई 6 प्लस 4 साइन पाई बाई 2। बताओ क्या कर सकते हैं अब इसे, पाई बाई 6 कितना हो जाएगा बताइए, 30 डिग्री। तो बेसिकली साइन 30 हो गया 1/2 प्लस 4 90 कितना हो गया 1। तो आंसर कितना आया 6, सॉरी 5 सेंटीमीटर। 5 आंसर आ गया क्या, बोलिए। समझ में आया आपको, मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि ये एक एसएचएम था, ये एक एसएचएम था, दोनों एसएचएम एक पार्टिकल पर हमने सुपर इम्पोज करा दिए हैं। तो अब जो फाइनल फाइनल एसएचएम होगा या फाइनल वाइब्रेशन होगा उस पार्टिकल का, टी बराबर 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप ऐसे निकालो टी। अच्छा, टी बराबर 0 की जगह और कोई टाइम दिया होता तो वो टाइम पुट कर देते और फिर एक्स निकाल लेते, कोई दिक्कत आती, नहीं आती। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में तो नहीं आती। अगर ऐसे पूछा था कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 0, अगर वेलोसिटी पूछ लेता तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 0, तो क्या करते, हाँ पहले जो ये ओरिजिनल इक्वेशंस हैं एसएचएम की, इनको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन बना लेते v1 v2। बात समझ में आई। अगर हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछ लिया होता सपोज, तो हम क्या करते, v इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये कर देते, और a निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछ लिया होता। आया समझ, है ना, इस तरीके से। चलिए, तो ये तो हो गया ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें एक्स इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टी की वैल्यू 0 रखा और सॉल्व कर देंगे। लेकिन कई बार यही पूछ लेता है कि बताओ एक्स इक्विवेलेंट की इक्वेशन क्या होगी, मतलब जो एक्स इक्विवेलेंट हमने लिखा है तो यही होगी इक्वेशन। तो अब इसको जोड़ना है, थोड़ा अच्छा लिखना है, इस फॉर्मेट में लाना है ना। तो लेके आते हैं, वो लाने का तरीका मैं बताता हूँ। तो उसको हम मैथमेटिकली ना लाके फेजर डायग्राम से लेके आएंगे, है ना। ये फेजर डायग्राम बड़े काम का है, उससे अलग है। वहां पे तो हमने क्या कंपेयर किया था, वहां पे हमने एसएचएम को कंपेयर किया था सर्कुलर मोशन से। यहाँ पे हम एसएचएम को बनाएंगे वेक्टर, जो एसएचएम की इक्वेशन है उसको वेक्टर बनाएंगे अपन, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम इसको फेजर डायग्राम से करेंगे बजाय मैथमेटिकल सॉल्व करने के। देखना कैसे, तो हमें इक्वेशंस पता है, x1 बराबर कितनी है, जनरल इक्वेशन, जनरल निकालने, a1 साइन ओमेगा टी, और सेकंड इक्वेशन क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इन जनरल इक्वेशन को, एसएचएम की इन इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, एसएचएम की इन इक्वेशंस को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद इन्हें वेक्टर समेशन करेंगे, और फिर वेक्टर समेशन के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, उसको वापस से ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। आई बात समझ में, भाई हमें इनको जोड़ना है ना, तो इनको पहले हम वेक्टर में कन्वर्ट किया, वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर निकाला और रिजल्टेंट वेक्टर से इक्वेशन बना दी, तो फाइनली हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स इक्विवेलेंट की इक्वेशन मिल जाएगी हमें। ठीक, अब बस ये सीखना है हमें कि इक्वेशन से वेक्टर कैसे बनाते हैं, वही फेजर मेथड है। जैसे इक्वेशन दी होती है ऐसे साइन की, कॉस की, इस तरह से इक्वेशन दी होती है, तो उसको हम वेक्टर में कैसे डिनोट करते हैं वो सीखना है हमें। चलो सीखते हैं।
तो देखो, सबसे पहले देखो वेक्टर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए। हम जानते हैं वेक्टर में दो चीजें होती हैं। हमें जब भी कोई वेक्टर ड्रॉ करना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए बस। क्या? एक तो उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या होनी चाहिए चीज पता वेक्टर के बारे में अगर मुझे ड्रॉ करना है तो? डायरेक्शन। वेरी गुड। अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है तो हम कोई वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें ढूंढना है कि इस इक्वेशन से हम जो वेक्टर बनाने वाले हैं उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें ढूंढना है बस। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड कहाँ से मिलेगा? ये जो जिसका एम्पलीट्यूड होगा, जिस इक्वेशन का जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। भाई आई समझ में? अरे आई बात समझ में? जैसे इक्वेशन दी होगी उसका जो ये एम्पलीट्यूड दिया होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। जैसे इस वाले के लिए मैग्नीट्यूड कितना हो गया A1, और इस वाले के लिए मैग्नीट्यूड कितना हो गया A2। अब डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम एंगल पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो भी एंगल लिखा रहेगा एक्स्ट्रा ओमेगा टी के बाद, जो भी एंगल लिखा रहेगा वही आंसर होगा डायरेक्शन का। भाई डायरेक्शन का मतलब क्या है फिजिक्स में? फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब है एंगल, कि यहां से उतना एंगल, वहां से उतना एंगल, राइट। तो हमें मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा इस एम्पलीट्यूड से, और डायरेक्शन के लिए हम जाएंगे साइन या कॉस जो भी होगा उसके अंदर। तो अंदर क्या लिखा होगा? ओमेगा टी प्लस समथिंग लिखा होगा। ओमेगा टी प्लस समथिंग लिखा होगा, हो सकता है जीरो भी लिखा हो सकता है कुछ एंगल लिखा हो, है ना। तो जैसे फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? ओमेगा टी प्लस जीरो। तो बेसिकली इसका एंगल कितना हो गया, इसकी डायरेक्शन कितनी हो गई? 0 डिग्री। इसमें कितना लिखा हुआ है? ओमेगा टी फाइव लिखा हुआ है ना। अरे लिखा हुआ है फाइव, तो मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? फाइव हो गई। आई बात समझ में? अब ड्रॉ करने ना, ड्रॉ कर दो बस इसको। तो ड्रॉ कर देते हैं, दोनों वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो अब 0 डिग्री क्या है? जनरली यही होता है 0 डिग्री, तो मतलब यही रेफरेंस हो गया है ना। तो ये रेफरेंस हो गया, ठीक, ये 0 डिग्री हो गया। तो ओके, तो हमने पहले x1 ड्रॉ कर दिया, x1 को ड्रॉ कर दिया, x1 ऐसे आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? A1। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? A1। और कितने एंगल पे है? 0 डिग्री पे है। अच्छा, बेसिकली ये एंगल 0 डिग्री नहीं है भाई, साइन के अंदर जो लिखा रहता है वही एंगल होता है ना। तो ओमेगा टी को अपन ने रेफरेंस ले दिया भाई, ओमेगा टी को अपन ने 0 सपोज कर लिया। यही तो गया इसका मतलब कि यहाँ पे जो वेक्टर है उसका एंगल ओमेगा टी है, राइट। भाई ओमेगा टी एंगल है ना, ओमेगा टी को अपने रेफरेंस ले लिया। आई बात समझ में? भाई यहाँ पे एंगल कितना लिखा हुआ है? ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। खैर अभी आपको बात समझाता हूँ, चलो ठीक है, इसका 0 डिग्री हो गया। और x2 जो वेक्टर है, x2 की इक्वेशन, इसके लिए एंगल कितना हो गया? फाइव। फाइव सपोज हम यहाँ मान लेते हैं, दिस इज द फाइव एंगल, है ना। तो A2 वेक्टर इस तरीके से आ गया, ये आ गया A2। और ये वाला दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया? फाइव एंगल हो गया भाई। अरे कोई दिक्कत? हाँ। अब रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालना आता है सभी को? सपोज ये रिजल्टेंट हो गया दोनों का, A1 और A2 का रिजल्टेंट ये आ गया। ए इक्विवेलेंट कौन बताएगा? ए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो देखो हमें दो चीज निकालनी है। आपने देखा था यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या आई थी? देखो ये आई थी ए इक्विवेलेंट, साइन तो सभी में था, ओमेगा टी सभी में था, और अल्फा। मतलब दो चीज अगर हमें पता लग जाए, ए इक्विवेलेंट और अल्फा पता लग जाए, मतलब बेसिकली ए इक्विवेलेंट और अल्फा क्या है? ए इक्विवेलेंट का मतलब है इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और अल्फा का मतलब है इसकी डायरेक्शन। रेफरेंस से हमने इसको रेफरेंस लिया हुआ है 0, तो ये वाला एंगल हो गया अल्फा। बस ये दो चीज हमें निकालनी है। और क्या हम वेक्टर में ये दो चीज निकालना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं मतलब। ओके, तो ए इक्विवेलेंट कितना आएगा बता दीजिए। क्या लिख दूं ए इक्विवेलेंट? याद है फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, क्योंकि फाइव इन दोनों के बीच का एंगल है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब अल्फा कैसे लिख दूं? तो याद है आपको, टेन अल्फा करके निकालते थे हम, टेन अल्फा। तो जिसके साथ ये अल्फा होता था, जिसके साथ ये एंगल है, जैसे यहाँ A1 के साथ ये एंगल, तो A1 यहाँ अकेले आएगा, A1, है ना। यहाँ हो जाएगा A2 साइन फाइव, और यहाँ हो जाएगा A2 कॉस फाइव। बताओ, ये दोनों फॉर्मूले अगर याद है आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, हो गया काम। बोलो, समझ में आया? तो जो फाइनल इक्वेशन है, जो फाइनल इक्वेशन है
वो क्या आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, बताइए। फाइनल इक्वेशन ऑफ द सम ऑफ द टू SHM। तो फाइनल इक्वेशन क्या लिख दूं मैं, एक्स इक्विवेलेंट बराबर, अब देखो जो वेक्टर बना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए इक्विवेलेंट, और डायरेक्शन क्या हो गई अल्फा। तो अब जो ये वेक्टर है इसको किस में, इक्वेशन टर्म में लिखना पड़ेगा ना, तो इक्वेशन टर्म में लिखते हैं ए इक्विवेलेंट साइन। अब बताओ अंदर क्या लिखूं, अंदर क्या लिखूं, इसका एंगल है अल्फा, तो अंदर क्या लिखूं मैं, अकेला अल्फा लिखूं या ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखूं, क्या लिखूं, अकेला अल्फा लिखूं या ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखूं, ये समझने वाली बात है। ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ओमेगा टी तो है ही ना, उसके बाद जीरो लिखा था, तो वैसे ही ओमेगा टी तो है ही, उसके बाद अल्फा एंगल है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस अल्फा। आसान है भैया, आसान है क्या, ओमेगा टी, देखो ए इक्विवेलेंट तो यहाँ से आ जाएगा, जो भी A1 A2 दिया रहेगा, cos फाई दिया होगा, टेन अल्फा यहाँ से निकाल दोगे आप, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स दिस, सिंपल। बताओ कर लोगे इसे, ऐसे सवाल मैं कराऊंगा, कर लोगे क्या, कर लोगे, पक्का। ओके चलो देखते हैं, तो मैं देता हूँ कुछ क्वेश्चन आपको, देखते हैं, करके दिखाओ। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM। चलिए करें, तो देखो क्या सिखाया था आपको, कि जो भी आपको इक्वेशन दी हो उसमें एम्पलीट्यूड देख लो और एंगल देख लो। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 3a, और एंगल कितना हो गया 37 डिग्री, और दूसरी वाली इक्वेशन का एम्पलीट्यूड कितना हो गया 4a, और इसका एंगल कितना हो गया 127 डिग्री। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जीरो होता है कौन सा, ये जीरो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे तो कोई भी एंगल, कोई भी वेक्टर नहीं आया है इस बार, है ना, ये तो कोई भी नहीं है, ये तो डैश लाइन है, डैश कर देते हैं इसको, यहाँ पे तो कोई भी आया ही नहीं, पर ये तो रेफरेंस के लिए भी यहाँ से एंगल लेना है। तो जो x1 है वो कितने डिग्री पर आया है 37 डिग्री पर, सो हमने 37 डिग्री पर x1 बना दिया, और इसकी मैग्नीट्यूड हो गया 3a, और ये वाला जो एंगल है वो है 37 डिग्री। ओके ओके, x2 का कितना पे है 127 डिग्री, और 4a इसका मैग्नीट्यूड है, तो 127 कहाँ से 127, क्या, देखो यहाँ ओमेगा टी प्लस 127 है, तो ये बेसिकली हमने ये वाली लाइन किसकी मानी हुई है, ओमेगा टी की। आई बात समझ में, मतलब ये रेफरेंस है ना हमारा, ओमेगा टी से 37 डिग्री ज्यादा, तो ये बेसिकली ये भाई साइन के अंदर, या मतलब ये जो साइन है इसके अंदर जो भी लिखा है वो पूरा एंगल ही तो है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे समझ में आपको। तो 127 डिग्री कहीं यहाँ कहीं हो जाएगा क्या, बोलो। तो ये हो गया 4a, और ये जो टोटल एंगल है वो कितना हो गया 127 डिग्री। बोलो समझ में आया। चलिए फॉर्मूला लगाएं अब रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट दोनों वेक्टरों के बीच में कहीं पे आएगा, सपोज रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है, मान ले रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा, बोलो, मान लेते हैं यहाँ कहीं आ जाएगा, बाद में देखेंगे कि कितना आएगा ये एंगल, ठीक है। रिजल्टेंट सपोज यहाँ कहीं आएगा, इसको मैंने बोल दिया ए इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले आप मुझे ए इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, देखो कौन बताता है ए इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी।
तो ए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया मैंने, ए इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। तो A1 का स्क्वायर कितना हो गया, 3A का स्क्वायर प्लस 4A का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। फाइव क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे मैंने cos फाइव लिखा, cos फाइव क्या है, इस डायग्राम के लिए जो डायग्राम आपके सामने है वहां पे फाइव क्या होगा, फाइव क्या होगा, या जो फॉर्मूले में मुझे फाइव रखना है, फाइव क्या होगा बताओ, यहाँ पे मुझे फाइव रखना है ना, फाइव क्या होगा, देखते कौन कौन बता पाता है कि फाइव क्या होगा। यहाँ पे cos फाइव रखूंगा, ये फाइव क्या होगा, दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे ने दो बार आंसर दे दिया, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। बेसिकली ये जो एंगल होता है वो किस किस के जिन दो रिजल्टेंट को हम, जिन दो वेक्टर्स को हम जोड़ने वाले हैं उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, जिन दो वेक्टर्स को हम जोड़ने वाले हैं उनके बीच का एंगल होता है। तो 37 यहाँ से है, 127 यहाँ से, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच में जो एंगल हुआ वो हुआ 127 माइनस 37, 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, cos 90 जीरो हो गया, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, और ये आ गया आपका 5A, ए इक्विवेलेंट आ गया आपका 5A। ठीक है, लेकिन हमें आंसर चाहिए, तो चलो आधा काम तो हो गया इक्वेशन का, अब हमें एंगल भी निकालना है। चलो इक्वेशन लिखें, एक्स इक्विवेलेंट बराबर ए इक्विवेलेंट, ए इक्विवेलेंट की जगह मैं लिख दूंगा 5A साइन। बताओ अंदर क्या लिखूं, अंदर क्या लिखूं, अंदर जो एंगल होता है ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये अल्फा कौन सा एंगल होगा यहाँ पे, ये अल्फा एंगल कहाँ से होता है, हाँ, तो बेसिकली ये अल्फा एंगल ओमेगा टी से होता है, और ओमेगा टी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है ओमेगा टी, राइट। तो ये जो अल्फा एंगल है वो यहाँ से एंगल है अल्फा। ठीक है, ये बात आपको पिछले वाले एग्जांपल में भी समझाई मैंने, वहां जीरो था तो हम क्या करें, तो इसलिए वो एंगल यहीं आ गया, ए वन वैक्टर यहीं आ गया, बट ये एंगल है ओमेगा टी से, तो हमें ये अल्फा निकालना है, ये है अल्फा इस बार ये, तो कैसे निकालें, तो बेसिकली अल्फा निकालने के लिए पहले हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला एंगल, दूसरे कलर से लेते हैं ये वाला एंगल, राइट। अब ये वाला एंगल कौन सा है, वही रिजल्टेंट का और इस एंगल, इसके बीच में एंगल, रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से एंगल, जिसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला। बट ध्यान रखना यहाँ से इस बार जो एंगल निकल के आएगा वो अल्फा नहीं है, बेसिकली अल्फा तो रिजल्टेंट और इस वेक्टर के बीच का एंगल है ना, और आंसर में जो अल्फा लेते हैं वो हम रेफरेंस से लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा जरा देखिए गौर से, तो ये एंगल निकल के आएगा, इसको समथिंग एंगल मान लेते हैं, बीटा एंगल मान लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं हम tan बीटा बराबर, ये वाला एंगल किससे, 3A से, तो ये हो जाएगा 3A प्लस 4A साइन 90 प्लस 4A कॉस 90, कितना आया ये 4/3, तो मतलब ये बीटा बराबर कितना एंगल आ गया 53 डिग्री, और ये वाला एंगल तो है ही 37 डिग्री, तो मतलब एल्फा कितना आ गया, एल्फा आ गया 53 प्लस 37 बराबर 90 डिग्री, तो आंसर आ गया आपका 90 डिग्री। तो मतलब दिमाग से लगाना है फॉर्मूले, भी दिमाग से लगाने हैं, क्या निकालना है वो आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है। ठीक है, अब आप बोलो सर ये तो 10 अल्फा का फॉर्मूला आपने लिखाया था, अल्फा तो फिर आपने ऐसे लिख दिया, पर ये तो अल्फा का फॉर्मूला होना चाहिए था ये, है ना, तो आपको समझना रहेगा कि अल्फा क्या है, क्या मानना है, क्या लिखना है, क्या निकालना है ना, थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो मतलब जो रिजल्टेंट इक्वेशन है उसमें जो
वैल्यू है ये ओमेगा टी से एंगल है ना, और ओमेगा टी की रेफरेंस लाइन तो ये मानी है हमने। तो बेसिकली यहाँ से एंगल लिखना रहेगा रिजल्टेंट का। और ये एंगल कैसे निकलेगा, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर का किसी एक के साथ एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा है हमने ये। चलिए, तो आप अच्छे से सीख गए। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से। तो क्या किया था हमने, ओमेगा टी के आगे जो लिखा रहता है वो एंगल रहता है ना, उस एंगल पे ड्रॉ कर लिया। एक तरीका तो ये है कि ओमेगा टी के आगे जो लिखा रहता है उसको ड्रॉ कर लो। बाकी दूसरा तरीका ये है कि देखो, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, उसमें आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आंसर आएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा तो आप समझ ही गए हो कि इस इक्वेशन को वेक्टर बनाना है। तो उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो ये वाला एंगल होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड होता है वो तो इसका एम्पलीट्यूड होता है, कि जो एस एच एम का एम्पलीट्यूड होगा उसको मैग्नीट्यूड बना देना है अपन को, ठीक है। और साइन या ये साइन के अंदर जो लिखा रहेगा, साइन के अंदर जो लिखा रहेगा वही एंगल आपको ले लेना है आपसे। आपको ये नहीं देखना है कि ओमेगा टी के बाद जो एंगल है उसे लो, तो उसमें क्या है ना कि ऐसा गंदा सा डायग्राम बन रहा है और ऐसे बहुत, ये तो बहुत स्टैंडर्ड हो गया, मतलब ये छोटा सा सवाल अपन को ऐसा लगने लगे कि कितना स्टैंडर्ड और टफ सवाल है ना। तो मैं आपको इसको सिंपल करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन ऐसे नहीं करेंगे, देखना सिंपल कैसे करेंगे अपन, देखो। तो आपको दो चीजें लिखनी होती है ना, एम्पलीट्यूड लिखना होता है और एंगल लिखना होता है, राइट। तो एम्पलीट्यूड तो A1 हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड तो A1 हो गया, और एंगल क्या हो जाएगा, जो भी अंदर लिखा रहेगा वही एंगल हो जाएगा, है ना मजे। तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना हो गया A2, और एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे मजे हो गए। तो देखो अब जो सबसे छोटा एंगल होगा उसे हमें रेफरेंस ले लेना है। बताओ ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाइव में छोटा कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ। ओमेगा टी दिख रहा है, तो ओमेगा टी को रेफरेंस ले लिया, मतलब ओमेगा टी को जीरो अज्यूम कर लिया एक तरीके से, मतलब ये लाइन जो है ओमेगा टी की लाइन है। अब जीरो जीरो तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, हम मानते हैं जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, जरूरी थोड़ा ना जीरो हम मान ले जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। याद है ना, एक्स और वाई को हम रेफरेंस को हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस तो मतलब एक ऐसी चीज है जो हमने मान लिया है, उसको कहीं भी हम मान सकते हैं। तो जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको हम रेफरेंस मान लेंगे और उसको हम ऐसे सीधी लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे किस्मत से वो ओमेगा टी है तो ओमेगा टी हो जाएगा, राइट। अब जो A2 है वो ओमेगा टी से फाई एंगल ज्यादा है, अब ये रेफरेंस ओमेगा टी का है तो ओमेगा टी से फाई एंगल ज्यादा, इस तरीके से हो गया, ये डायग्राम बन गया। और इसके आगे की कहानी तो आपको पता है कि ए इक्विवेलेंट हमने ऐसे निकाल दिया और टेन अल्फा हमने ऐसे निकाल दिया, राइट। अब देखना इसको करें, अब करना देखो इसको ध्यान से। तो दो चीजें लिखनी है हमें, मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 3a, और इसका एंगल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। कोई शक, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 4a, और इसका एंगल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस 127 डिग्री। कोई शक, छोटा कौन है, छोटा कौन है, ओमेगा टी प्लस 37 छोटा है कि ओमेगा टी प्लस 127 छोटा है, ये छोटा है ना, तो इसी को रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी को रेफरेंस लेते हैं, मतलब इसी को हम जीरो पे मान लेते हैं, ऐसा रेफरेंस मतलब ये। तो अब ये हो गया 3a, ओमेगा टी प्लस 37 हो गया 3a। तो बताओ 4a को मैं कहाँ ड्रॉ करूं, 4a को मैं कहाँ ड्रॉ करूं, कितने एंगल पे ड्रॉ करूं, यहाँ ड्रॉ करूं कि यहाँ ड्रॉ करूं कि यहाँ ड्रॉ, किधर ड्रॉ करूं मैं 4a को। अब दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कहीं एक जगह नहीं तो दूसरी जगह। अरे भाई ओमेगा टी प्लस 37 को मैंने रेफरेंस मान लिया, तो मैं 4a किधर ड्रॉ करूं, बोलिए जल्दी से बताओ। 90 से कम पे ड्रॉ करूं, 90 पे ड्रॉ करूं, या इधर 90 से ज्यादा पे ड्रॉ करूं, 4a इनमें से कौन सा होगा, कहाँ ड्रॉ करूं इनमें से, ये आपको बताना है। ध्यान से सुनना, ये जो है वो है ओमेगा टी प्लस 37, हमें लिखना है ओमेगा टी प्लस 127, तो ये कितना एंगल ज्यादा हो गया इससे, अरे ये वाला कितना एंगल ज्यादा हो गया इससे। अगर इसको हमने रेफरेंस ले लिया, ये है ओमेगा टी प्लस 37, तो ओमेगा टी प्लस 127 कितना एंगल ज्यादा हो गया इससे, प्लस 90 डिग्री हो गया ना यार। तो इसका मतलब मुझे जो 4a है उसको किधर ड्रॉ करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ गए, ऐसा। अब रिजल्टेंट कहाँ आएगा इनका, रिजल्टेंट कहीं बीच में आ जाएगा ऐसा, ये हो गया रिजल्टेंट ए इक्विवेलेंट, राइट। चलिए ए इक्विवेलेंट निकाल दें, कितना आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, कितना आ गया 5a आ गया, आ गया ना 5a। ओके, एंगल निकाल लेते हैं, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो गया अल्फा, अल्फा ही निकालना है हमें, निकाल दो अल्फा कितना होगा। तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दें जो आपको सिखाया है, 3a 4a sin 90 प्लस 4a cos 90। तो कितना अच्छा डायग्राम बना है ना। तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से, tan अल्फा आ गया 4/3, तो अल्फा कितना आ गया 53 डिग्री। अरे भैया आ गया कि 53 डिग्री। तो फाइनल इक्वेशन क्या लिख दूं, x इक्विवेलेंट बराबर a इक्विवेलेंट यानी 5a साइन, अब ध्यान से देखना ये जो इक्विवेलेंट है वो कितना एंगल है अल्फा, तो लेकिन कहां से है अल्फा, यहां से, और ये कितना एंगल था ओमेगा टी प्लस 37। तो मतलब आपको ये ओमेगा टी प्लस 37 में 53 जोड़ना है, ये अल्फा कितना है 53। समझ में आया, डायग्राम अच्छा बना है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आई, आंसर तो सेम आएगा ही। बोलो, ये तरीका आपको करना है ना, इसी से करना है। सबसे छोटे वाले एंगल को यहाँ बना लो, रेफरेंस ले लो, इस तरीके से, समझ गए। ये वाला करो, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट सिस्टम, तीन है तो तीन है तो क्या हो गया, तीन वेक्टर का सम भी तो करना आता है हमें, तो तीन वेक्टर का सम कर देंगे इस बार। कैसे करेंगे बताओ, तो बताओ सबसे पहले रेफरेंस किसको लिखें भाई, सबका पहले एम्पलीट्यूड और एंगल देख लो। तो इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस 90, इसका है ओमेगा टी, इसका है ओमेगा टी प्लस π/4। तो रेफरेंस किसको ले लें, x2 को, ये ओमेगा टी को रेफरेंस लेते हैं, ये एंगल हो गया ए, है ना, ये रेफरेंस लिया, ये क्या हो गया ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया ये। अब ये कितना है x1, क्या ले लें इसको प्लस π/2, तो ओमेगा टी से π/2, तो ये आ गया ए। और ये क्या है ओमेगा टी से π/4, तो ये आ गया ओमेगा टी से π/4 पे, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। अब इन तीनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना जानते हो आप, कैसे निकालते हैं, याद है, कंपोनेंट करके निकालते हैं, याद करो, जो भी टेढ़े मेढ़े होते हैं उनके कंपोनेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा कौन दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, इसके कंपोनेंट कर दो। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया a cos 45 यानी कि a/√2, और एक कंपोनेंट इधर हो गया, किसके कंपोनेंट कर दिए मैंने, 45 पे जो a/√2। बताओ किसके कंपोनेंट कर दिए, इसको मैं डैश डैश करके शो करता हूँ, इसके कंपोनेंट हो गए। तो मतलब हमारे पास जो फाइनल अब डायग्राम बचा वेक्टर समेशन का, वो क्या बचा, ऐसे बचा। ऊपर क्या मिला हमें, a+a/√2, और यहाँ मिला a+a/√2। अब इसका हम समेशन कर देंगे, वेक्टर समेशन, इक्विवेलेंट कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए इक्विवेलेंट आ गया √2a आ जाता है ना, √2 के, यानी कि a+a/√2, ये इक्विवेलेंट आ गया, आप करके देख लो। आप चाहो तो a भी कॉमन निकाल लो, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और अच्छा लगेगा। तो √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा √2a + a, तो a को बाहर कॉमन निकालते बन गया √2 + 1, ठीक है। और दोनों ही का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कितने पाएगा 45 डिग्री पे। तो जो फाइनल आंसर लिखूंगा x इक्विवेलेंट का, वो कितना आएगा, a इक्विवेलेंट मतलब a√2 + 1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 45 लिख दूं यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस अल्फा लिख दूं, कितना लिखूं बताओ अंदर एंगल, यहाँ क्या लिखूं, यहाँ एंगल 45 लिख दूं केवल, और कुछ तो नहीं आएगा।
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने रेफरेंस किसको लिया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा हर बार, ये कोई फिक्स चीज नहीं है। आप जिसको रेफरेंस लोगे वो लेना पड़ेगा। आपने रेफरेंस लिया है ओमेगा टी को, तो ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री आएगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखें जब भी हम इस फेजर ट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है, सो क्या है, सबसे पहली बात कि जो इक्वेशन है वो साइन में ही होनी चाहिए। जैसे कि हमने जितनी भी एग्जांपल लिए सभी साइन में है, सभी साइन में होनी चाहिए, और कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा टी विल बी पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे जो इक्वेशन होती है, जितनी भी इक्वेशन है ओमेगा टी सभी में ओमेगा का जो कोफिशिएंट है वो शुड बी नेगेटिव पॉजिटिव में होना चाहिए, और कोई भी नेगेटिव साइन इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। और अगर है तो हम उसे ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ओके, इक्वेशन हैविंग ए स्मॉलर फेज एंगल शुड बी ट्रीटेड एज रेफरेंस। ये तो हमें पता ही कि जिसका भी सबसे छोटा फेज होगा उसे हमें रेफरेंस बनाना है। तो जो फाइनल इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम हो जाएगी, रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो जाएगी, वो हो जाएगी ए इक्विवेलेंट साइन प्लस एल्फा। एल्फा क्या है ये मैंने आपको बता दिया, एल्फा इज दिस जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, यही अल्फा है। और रेफरेंस का जो फेज होगा वो प्लस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसमें आप समझो कि यहाँ पे सबसे छोटा है उसको हमने रेफरेंस बना लिया, तो यहाँ पे रेफरेंस प्लस एल्फा लिखा है ना। तो एल्फा समझ में आया क्या होगा, जो इक्विवेलेंट होगा उसका जो रेफरेंस है उससे एंगल एल्फा हो जाएगा, और रेफरेंस प्लस एल्फा आप करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, समझे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी जब भी आप फेजर मेथड को यूज करते हो, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा।